तो जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे फ्रेंड्स कि हम लोग क्या देख रहे थे, आर्थिक इतिहास पढ़ रहे थे ऑप्शनल बीपीएससी, यूपीएससी अदर पीसीएस एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो उसमें हम लोग आर्थिक इतिहास के जितने पहलू हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है और जितने तरह से बन सकता है सब देख लिए। उसी में से आप देखे होंगे कि 64वें क्वेश्चन में कृषि का वाणिज्यीकरण आया था, जो अपने मैं रेगुलर क्लास में पढ़ा चुका हूँ। 64वीं में यही आया था, कृषि के वाणिज्यीकरण और उसका प्रभाव। ठीक, अब हम जो है ऐसे चैप्टर को छूने जा रहे हैं जहां से अमूमन किताबों में भी मैटर थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में नहीं मिलता है, जैसा कि क्वेश्चन का आंसर डिमांड करता है, और उसी प्रकार से ना अन्य जगहों पर उपलब्ध हो पाता है। मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा, और एक क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे अकाल नीति, शिक्षा की नीति में विवाद, जो ये नीतियां हैं उसकी वो ऐसे हैं कि अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसमें आपको करने में बड़ी कठिनाई होती है परीक्षा हॉल में। रीजन क्या है कि इस पे मैटर का अभाव है, और 400 शब्दों में 250 शब्दों में लिखने के लिए और सटीक आंसर, हर पहलू को क्वेश्चन के आंसर को छूने के लिए थोड़ा यहाँ पर दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना आसान हो सके और आपको नंबरदायक फॉर्मेट में पढ़ाया जाए। मेरे पढ़ाने का एक ही स्टाइल है कि आपको अधिकतम कितना नंबर उठा सकते हैं, नंबरदायक होना चाहिए। पढ़ने से फ़ायदा तभी है जब पढ़ने के बाद अगर आंसर लिखते हैं तो उसका सिलेक्शन में अच्छा योगदान हो, विथ रैंक जो है वो सिलेक्शन दिलवाए, तब जाकर आपके पढ़ने का कोई विशेष फ़ायदा है। ठीक है, मेरा यही प्रयास है। बस आप लोग क्या करिए कि वीडियो को थोड़ा अच्छा से लेक्चर को देखते रहिए, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो बार बार मैं बोलते रहता हूँ, रिपीट करते रहता हूँ, वही चीज़ें आपको परीक्षा हॉल में याद आएंगी। और जो मैं लेक्चर में बोलता हूँ अगर वो लिख दीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। इसको मैं प्रैक्टिकली जानता हूँ। और ठीक है, तो हम देखते हैं कि अकाल नीति, अंग्रेजों की नीतियों में क्या देखेंगे, अकाल नीति। ठीक, अकाल नीति को देखते हैं। तो अगर अकाल नीति के पृष्ठभूमि पर जाएं, देखिए क्वेश्चन इसलिए मैं बताऊं कि नंबरदायक क्लास से चल रहा है, आप कितना नंबर उठा सकते हैं। मेरा 80% प्रयास है, आपका 100% हो जाएगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो इसमें इसलिए मैं एक फॉर्मेटिंग दे देता हूं कि कैसे लिखना चाहिए। आपके दिमाग में अगर फॉर्मेटिंग हो जाए तो कोई क्वेश्चन हो, अगर थोड़ा सा आपका अप्रोच बना हुआ है, थोड़ा सा आपने कहीं मैटर पढ़ लिया है या मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी को पढ़ लिए, तो आपको एकदम से लिखने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग दौड़ने लगेगा, चलने लगेगा। कहाँ पर? वहाँ पर कि जहाँ से आपको ये समझ में आए कि क्या क्या इसका डिमांड हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं आता है। देखिए 66वीं 65वीं यूपीएससी का बहुत टफ क्वेश्चन आया था, केवल वो घुमाया हुआ था, शब्दों से खेला था। अगर आप पकड़ लीजिए तो आपको लिखना आसान है, क्योंकि इतिहास आप जीएस में पढ़ते हैं, कुछ लोग पीटी में पढ़े होंगे, तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, जीएस में पढ़ते हैं, तो वो सब फैक्ट और घटनाक्रम आपके घूमता रहता है। बशर्ते एक अच्छा टीचर, एक अच्छा गाइड के अभाव में उसको सुनियोजित तरीके से किस तरह सजा कर रख दिया जाए, यही बच्चों को परेशानी करता है। और यही चीज़ हमको मेन बताना है आपको कि किस तरह उसको सजा कर परोस देना है। जिस दिन सजा कर परोसने की कला आपको आ जाएगी, आप देखिएगा कि हमेशा इंटरव्यू दीजिएगा और हमेशा आपको रैंक के साथ सिलेक्शन प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहले इसकी पृष्ठभूमि पर हम जाते हैं। देखिए एक चीज, पृष्ठभूमि। ठीक, अब पृष्ठभूमि पर जाइएगा तो आप देखेंगे कि प्राचीन काल से ही भारत में अकाल पड़ता रहा है। आपको यहीं से स्टार्ट करना है कि अगर अकाल के पृष्ठभूमि पर जाएं, इसके ऐतिहासिकता पर जाएं, तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में अकाल का दौर आता रहा है, अकाल पड़ता रहा है। लेकिन जो अकाल प्राचीन काल से, मध्यकाल से भारत में पड़ते थे, वो क्या था कि एक प्राकृतिक जनित आपदा के रूप में प्राकृतिक अकाल था, जिसमें खेत में सूखा पड़ जाता था, वर्षा नहीं होती थी, या पशु पक्षियों को
खाने के लिए फसल इत्यादि प्राप्त नहीं हो पाता था, नष्ट हो जाता था। तो इस प्रकार की जो अकाल थी वो भारत में उसकी यही चरित्र, यही उसकी प्रकृति रही है। तब क्या होता था हमारे देश में कि तब के शासक, जो भारतीय शासक हुआ करते थे, वो अकाल के समय में अपनी एक भू राजस्व नीतियाँ भी बनाते थे। उनको करों में छूट देना, राज्य की तरफ से सहायता देना इत्यादि चीज़ें, आर्थिक अन्य प्रकार की सहायता देना, ठीक है। इवन यहाँ तक साक्ष्य मिलता है कि चारा अभी उपलब्ध सरकार के द्वारा, राज्यों के द्वारा, भारतीय राजाओं के द्वारा आम जनता को उपलब्ध कराया जाता था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो भारत में जो प्रकृति जनित, जो नेचुरल फेमेन थी, जो नेचुरल अकाल था, वो एक क्या था, वो एक प्राकृतिक रूप में था, जिसमें राज्य का, जिसमें सरकार का, जिसमें सहयोग भी प्राप्त होता था। लेकिन ब्रिटिश शासन काल में जो अकाल पड़ा उसका स्वरूप अलग रहा। सबसे पहले कि ब्रिटिश सरकार का जो अकाल था वो ब्रिटिश सरकार की नीतियों के परिणाम का एक फलस्वरूप, फलस्वरूप एक परिणाम था। परिणाम का, उसके नीतियों के परिणाम का एक परिणाम था। आप इतना सटीक समझ लीजिए, ठीक है। जिसमें आप देखे होंगे कि प्राचीन काल, मध्यकाल आते आते आधुनिक काल में जो अंग्रेजों के शासन काल है, वहाँ उत्पादन में भी वृद्धि होता है, लेकिन अकाल की बारंबारता में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि जो इनकी आर्थिक नीतियां थी, इनकी जो भू राजस्व नीतियां थी, इनकी जो व्यवसायिक नीतियां थी अंग्रेजों की, ठीक है, जो इनकी प्रशासनिक नीतियां थी, सब मिला जुला कर वो एक लाइन में कहा जाए तो कैसी नीतियां थी, वो औपनिवेशिक चरित्र को चादर ओढ़े हुए थी, औपनिवेशिकता से ओतप्रोत थी। और स्वाभाविक है, जब औपनिवेशिकता से होगी, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया ही है, क्लास में लगभग बता देता हूं कि कितना भी अच्छा सरकार हो, अगर वो औपनिवेशिक शासन है तो उसका मृदुतम रूप भी बहुत कठोर होता है, वो शोषण पे आधारित होता है। अपना भला भला जग माही, दूसरे का हो चाहे नाही, वो ऐसी फार्मूला पर औपनिवेशिक सरकार चलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर औपनिवेशिक नीतियों, प्रशासनिक नीतियों, अंग्रेजों के अन्य भू राजस्व नीतियों का परिणाम स्वरूप था अकाल एवं अकाल की भयावहता एवं अकाल की बारंबारता, ठीक। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि पृष्ठभूमि में भी काफ़ी अंतर है। भारत में पहले भी अकाल पड़ते थे, लेकिन वो अलग नेचर के थे। ब्रिटिश शासनकाल में पड़े, वो अलग नेचर के रहे। ब्रिटिश शासनकाल के जो अकाल थे वो ज़्यादा मारक क्षमता था, उसका प्रभाव ज़्यादा था, वो मानवता के जनसंहार के लिए काफ़ी उत्तरदायी था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी एक पृष्ठभूमि रही है, आप इसको दिखाएंगे थोड़ा। फिर अब उसके देखेंगे कि अकाल के कारण क्या क्या थे। ब्रिटिश काल में हम पढ़ रहे हैं तो इसके कारण हम ढूंढेंगे। और अकाल में इसलिए सडन नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको पहले आर्थिक इतिहास पढ़ा चुका हूँ। जो पिछला वीडियो देखिएगा मेरा, तो उसमें से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बिना पढ़ाए भी आप हमारे इसको लिख सकते हैं। क्योंकि जो वो ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ थी, ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ था, उसी सब का परिणाम है अकाल। वो सब महत्वपूर्ण फैक्टर हैं अकाल के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको डिटेल में देखने का प्रयास किया जाए, ठीक है। हम देखते हैं सबसे पहले ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ। ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ अकाल के लिए काफ़ी अब ब्रिटिश आर्थिक नीतियों में भी आपको मैं बांट सकता हूं, ये आराम हो जाएगा। भू राजस्व नीति हो गया, कृषि का वाणिज्यीकरण, तीसरी जो नीतियां हैं हस्तशिल्प का पतन, ठीक। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहां पर इसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि अकाल का कैसा प्रभाव, कैसे
एक कारण के रूप में ये आता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है जिससे कि अकाल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपको जानते भी होंगे कि जो भू राजस्व की प्राप्ति पर बल दिया गया था, वो अंग्रेजों के जो भू राजस्व नीतियां थी, अधिकतम शोषण, अधिकतम जनता का, यही उनका फॉर्मूला था। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो गरीबी की चपेट में आ गई। अधिकतम अब 89% एवरेज, 80 से 90 एवरेज हर व्यवस्था में इनका रेट रहा है, चाहे वो जमींदारी रहा हो, चाहे रैयतवाड़ी रहा हो, चाहे महलवाड़ी व्यवस्था रहा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको पाएंगे कि इनकी अब 80%, 90%, 89% जो है भू राजस्व व्यवस्था था जमींदारी में। इसी प्रकार से रैयतवाड़ी में 80 से 90 तक पहुँच जाता था, महलवाड़ी में भी यही था। तो जो ग्रामीण गरीबी थी वो और बढ़ गई थी, क्योंकि हमारे देश में हर जगह एक परंपरा रही है कि कुछ संच के, कुछ आदमी बचा के विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए रख लेता है। जब ये विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उसी संचित धन का हम लोग उपयोग करते थे भारत में। लेकिन ऐसी स्थिति ही नहीं अंग्रेजों ने छोड़ा था कि कुछ भी बचे, साल भर खाने के लिए नहीं बचता था और भविष्य के और अकाल का सामना। तो ऐसी स्थिति में जो अकाल था, जो थोड़ी बहुत भी समस्या आती थी वो अकाल में तब्दील हो जाती थी, उसकी बारंबारता बढ़ जाती थी, उसकी मारक क्षमता बढ़ जाती थी। ठीक है, और ग्रामीण जनता की गरीबी में आना एक स्वाभाविक हो गया था। ग्रामीण जनता की जो परचेजिंग पावर था, जो क्रय शक्ति था, वो भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो बहुत प्रकार से यहाँ पर एक समस्या आ जाता है भू राजस्व नीतियों के कारण। फिर आता है कृषि के वाणिज्यीकरण। कृषि के वाणिज्यीकरण में देखेंगे तो क्या हो गया था कि जो बाजार उत्पादन था, अब वो बाजार का एक साधन बन गया और उत्पादन बाजार को ध्यान में रखकर ट्रेडिशनल परंपरागत खेती के स्थान पर कैश क्रॉप वाणिज्यिक खेती का उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। यही अब चूंकि पहले तो फर्टिलिटी नहीं थी, उत्पादकता कम था और ऊपर से जो भी जमीन था उस पर उत्पादन करते थे तो कुछ ज़्यादा पैदा होता था, उसमें से भी 1/2 हिस्से पर आप क्या कर दिए, कृषि का वाणिज्यीकरण करवा दिए, कैश क्रॉप करवा दिए। जैसे नील की खेती करो, कपास की खेती करो, गन्ने की खेती करो, टोबैको की खेती करो, एक्सेट्रा। तो यहाँ क्या है कि एक तो आपके क्या है, इसको साइंटिफिकली समझिए, जमीन आपका इतना है, इतना में आप ट्रेडिशनल धान गेहूं की पैदा करते हैं। अब इसमें से इतना पार्ट जो है कैश क्रॉप के लिए रिजर्व कर दिया गया, तो इतना का ही तो पैदा अब आपको बचत जो भी कराए, तो स्वाभाविक है कि इतने में क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे। तो कृषि का वाणिज्यीकरण भी जो ग्रामीण किसानों की स्थिति जो थी वो कमजोर करने में बहुत कारगर साबित हुआ। ठीक है, और अनाज का उत्पादन घट गया और जो इस क्षेत्र का कैश क्रॉप का जो लाभ था वो कौन लेता था, अंग्रेज लेते थे। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो हस्तशिल्प का पतन। अब हस्तशिल्प में पहले एक अच्छा खासा वर्ग जो था वो उसमें इंगेज था, उसको उसमें एम्प्लॉय मिली हुई थी, उसमें एक रोजगार मिला हुआ था, जो उसको हम बुनकर कह सकते हैं या अन्य भी प्रकार के कारीगर थे। क्योंकि ये अंग्रेज अपने नीतियों के माध्यम से हस्तशिल्प का बर्बादीकरण कर दिए। अब जब बर्बादीकरण कर दिए तो यहाँ का जो क्लास था, एक वर्ग जो था वो बेरोजगार हो गया। अब वो किधर जाएगा, वो पुनः कृषि पर ही जाएगा। जानते ही हैं कि अगर कहीं पर भी कुछ भी बर्बाद हो जाता है, जैसे कोरोना काल है, कंपनियां बंद हो गई तो लोग कहाँ गए, गांव की तरफ पलायन किए और गांव में जाकर क्या काम ढूंढे, तो वही खेती में जो काम बचा था वही कर रहे थे, उसी से अपना थोड़ा बहुत आमदनी कर रहे थे। तो बोझ कहाँ जाएगा, इसका भी बोझ खेती पर चला गया। तो निश्चित रूप से खेती पहले से मारी मारी अवस्था में थी, ऊपर से और लोग जुड़ गए, वो गरीबी की स्थिति पहुंचती चली गई। ठीक है, संरक्षक वर्ग का अभाव था, इनके जो प्रोडक्ट होते थे वो खरीदने वाले नहीं बचे थे, क्योंकि यहाँ पे राजा महाराजा जमींदार कुलीन परिवार वो भी बर्बाद हो चुका था अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीतियों के कारण, इसलिए इनका संरक्षक वर्ग भी नहीं था। संरक्षक वर्ग वो भी करता था कि विपरीत परिस्थिति में इनको मदद देता था, वो भी कुछ नहीं बचा था। ऐसी स्थिति में अकाल की मारक क्षमता और अकाल आना स्वाभाविक था।
क्योंकि अकाल कुछ है नहीं, अकाल एक प्रकार का कैलेमिटी है, एक प्रकार का आपदा है, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि विपरीत इनसे लड़ने की क्षमता भारतीयों की कमजोर हो गई, ठीक है। तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां बहुत महत्वपूर्ण रही। फिर प्रशासनिक नीतियां, ब्रिटिश प्रशासनिक नीति आर्थिक के साथ साथ आप देखेंगे तो प्रशासनिक नीतियां भी बड़ी कारगर रही। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां देखिए कैसे, एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब भी अकाल वगैरह पड़ता था, किसी प्रकार की समस्याएं आती थी, प्राकृतिक आपदा आता था, तो अंग्रेजों के द्वारा राहत कार्य बहुत ना के बराबर दिया जाता था या नहीं दिया जाता था, ठीक। फिर जो था वो अकाल के भी समय में भारत से निर्यात का, खाद्यान्न निर्यात का रेशियो कभी कम नहीं हुआ, बल्कि वो बढ़ ही जाता था। यानी कि अगर पहले मान लीजिए भारत में अकाल पड़ गया, यहाँ पे 100 क्विंटल अनाज हो रहा है, तो इस 100 क्विंटल टन अनाज से आप निर्यात कर रहे हैं, लेकिन अब तो यहीं पर खपत है, यहाँ पर ही ये कम है। ऐसी भी स्थिति में क्या था कि भारत से वेस्टर्न साइड में इंग्लैंड की तरफ इसका निर्यात लगातार होते रहा अकाल के भी समय में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भारत का खाद्यान्न बाहर चला जाता था और भारतीय लोग खाए बिना मर जाते थे, ठीक है। ये इनकी स्थिति थी। कहा जाता है कि अकाल के समय किसी इतिहासकार ने कहा था कि हस्तशिल्प का पतन और अकाल का प्रभाव इतना था कि अगर आप नॉर्थ इंडिया के मैदानों भाग में जाएं तो आप जुलाहों के हड्डी पाएंगे, वो बिखरा हुआ हड्डी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से इनका जो निर्यात का था वो, और निर्यात क्यों करते थे, अब देखिए निर्यात क्यों करते थे, अगर मैं इसके गहराई से जाऊं आपको तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे औद्योगिकरण हो चुका था, ठीक है। और औद्योगिकरण में क्या था कि जो गांव के श्रमिक थे वो शहर में आकर काम प्राप्त कर रहे थे। अगर वो यहाँ से खाद्यान्न नहीं भेजते तो निश्चित है इंग्लैंड में खाद्यान्न की उनको जरूरत पड़ती खाने पीने के लिए, वो महंगा खरीदते, फिर अपने वेतन बढ़ाने के लिए सरकार से कहते, कंपनी मालिकों से कहते। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए वो क्या करते थे कि यहाँ का पूरा खाद्यान्न उठाकर निर्यात कर दिया करते थे कि उनको सस्ते में अच्छा खाद्यान्न उपलब्ध हो, और जो इंग्लैंड से जो प्रोडक्टेड जो खाद्यान्न है वो रिजर्व में पड़ा रहे, रखा गया रहे, ठीक है। तो ऐसी अपनी समस्याओं से बचने के लिए एक दूसरी समस्याएं पैदा कर देते थे। अब सोच लीजिए कि इतना बड़ा इन लोगों का मानसिकता कहाँ से कहाँ तक चल रहा था, ठीक है। फिर इनकी प्रशासनिक नीतियों में आप देखेंगे तो इनकी न्यायिक नीतियाँ, इनकी प्रशासनिक नीतियाँ, पुलिस प्रशासन, ठीक है। जैसे न्यायिक प्रशासन बड़ी विलंबकारी थी, बड़ी कॉस्टली थी, सामान्य लोगों तक पहुँच थी नहीं थी उसकी। अगर न्याय पाना हो तो आपको न्यायपालिका के चक्कर लगाइए, महंगा वकील रखिए, जो एक आम गरीब जनता के बस की बात नहीं थी। ऐसी स्थिति में जो है जो गरीबी था उसका रेशियो बढ़ता चला जा रहा था, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि भूमि संबंधी मुकदमे बढ़ रहे थे, भूमि संबंधी विवाद जो भी हो रहा था उसका जो है समाधान सॉल्यूशन कहाँ हो रहा था, वो निश्चित रूप से वो इंग्लैंड यहाँ के न्यायपालिका में हो रहा था, पुलिस प्रशासन के द्वारा हो रहा था, ठीक है। तो ये भी था। तीसरी तरफ आप देखिएगा तो आप भारत में शासन कर रहे हैं, यहाँ से टैक्स ले रहे हैं, यहाँ से आप अपने रॉ मटेरियल का पूरा निर्यात कर दे रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं यहाँ के रॉ रिसोर्सेज का, ठीक है। फिर आपका नैतिक दायित्व तो बनता था कि हम क्या करें, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करें, प्रसार करें। ऐसा कुछ नहीं किए, सिंचाई के साधनों का प्रसार नहीं किया गया, फिर सिंचाई के साथ साथ फर्टिलाइजर का नहीं किया गया, मशीनीकरण पर नहीं किया गया, उनको बीमा और अग्रिम राशि देकर सुरक्षा सिक्योरिटी देने की बात नहीं की गई अंग्रेजों के द्वारा। तो ऐसी सब स्थितियों से क्या हुआ कि भारत में अकाल की बारंबारता बढ़ी, अकाल बढ़ता चला गया और भारत गरीबी के चपेट में धंसता हुआ चला गया। तो ये सब जो कारण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो निर्यात, रॉ मटेरियल का यहाँ से निर्यात होना और खाद्यान्न का निर्यात होना, उनकी न्यायिक व्यवस्था, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, विवाद, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट न करना, इत्यादि चीज़ें जो है क्या थी वो बड़ा कारगर साबित हुई अकाल के लिए, अकाल के। तो इतना कारण जो है आप
अगर लिख देते हैं, मैं तो 500-600 शब्दों में बता दिया, अगर आपको 300 शब्द भी इसमें से याद आ जाता है तो बहुत है, बीपीएससी में टॉप करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है। फिर अंग्रेजों ने आगे चलकर कुछ इसके अकाल से समाधान करने के लिए, अकाल से निपटने के लिए कुछ नीतियां बनाई, जो कि एक अस्पष्ट नीति है, साम्राज्यवादी कॉलोनियल कैरेक्टर को लिए हुए है। फिर भी उसको भी देख लेते हैं। जैसे 1861 ईस्वी में कर्नल बेयर्ड के नेतृत्व में एक अकाल समिति बनी थी। ठीक है। फिर 1866 में, कब, ये भी आपसे पीटी में भी पूछा जाता है, कैंपवेल समिति आई थी। 1866 ईस्वी में कैंपवेल के नेतृत्व में एक अकाल समिति बनी थी, जिसने सुझाव दिया था कि सरकार को राहत कार्य स्वयं करना चाहिए और केवल स्वयं खेती के संस्थाओं पर ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों पर भी इसका सरकार का कार्य होना चाहिए, जिससे कि लोगों के बीच में क्या हो, रोजगार, भूखमरी इत्यादि, बेरोजगारी और भूखमरी की समस्याओं से निपट सके। इसका यही था। 1866 ईस्वी में आया हुआ था जॉर्ज कैंपबेल अकाल समिति। ठीक है। इसने सुझाव दिया था कि सरकार को राहत का कार्य, लोक कल्याण का कार्य स्वयं करना चाहिए। थोड़ा पानी देना। फिर 1880 ईस्वी में 1880 ईस्वी में स्ट्रेची के अध्यक्षता में एक आयोग आया था। ठीक। तो इस प्रकार से स्ट्रेची आयोग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने सरकार को सुझाव दिया था कि जो निर्माण कार्य हो वो अस्थायी आयोग के द्वारा एक सिस्टमेटिक वे से कराया जाए। ठीक है। फिर इसने एक कहा था कि लगान एवं अन्य प्रकार के करों में छूट दी जाए। जितने प्रकार से आप लगान लगा रहे हैं और जितना शोषणकारी लगान है उसको उसमें छूट दिया जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक छूट देने की भी बात किया था। फिर ये भी था कि अगर अकाल जिस एरिया में पड़ता है तो वहां से जो पशुधन है उनको स्थानांतरित करके उस एरिया में पहुंचा दिया जाए जहां उनको चारा वगैरह उपलब्ध हो सके। ठीक है। तो इस प्रकार से जो पीड़ित क्षेत्र था उसे पशुओं को स्थानांतरित करने की भी बात इसने किया था। प्रत्येक प्रांत को एक अकाल फंड का निर्माण करना चाहिए। इसने एक अकाल फंड बनाने की बात और भी स्टेट वाइज अकाल फंड बनाने की बात किया था। ठीक है। और इसी क्रम में 1883 ईस्वी में एक अकाल संहिता का भी निर्माण किया गया था, जिसमें कि अकाल से संबंधित डिफरेंट टाइप के प्रावधान, समाधान, समस्या, निदान इत्यादि का वर्णन किया गया था। ठीक है। फिर 1900 में मैकडोनाल्ड आयोग बना। ठीक है। और उसने जल प्रबंधन और गैर सरकारी सहायता देने पर एक 1900 में जो अकाल आयोग आया था जिसको कि मैकडोनाल्ड आयोग कहते हैं, उसने जल प्रबंधन पर, सिंचाई पर विशेष बल दिया हुआ था। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ एक दो आयोग का आप नाम जुड़ा देंगे। उसमें खास करके जो मैंने बताया है, कैंपवेल, फिर स्ट्रेची और मैकडोनाल्ड, ये 2-3। स्ट्रेची का नाम जरूर दीजिएगा, रिचर्ड स्ट्रेची का 1880 ईस्वी में जो आए थे। कैंपवेल हो गए, स्ट्रेची हो गए, 1900 में मैकडोनाल्ड हो गए। ठीक है। इन लोगों का थोड़ा सा बीच में जिक्र करना है। देखिए लिखना आपको क्या है कि बीपीएससी में भी अब 6 क्वेश्चन लिखना है। अब 400-450 शब्द जाते जाते आपका क्वेश्चन पूरा होना चाहिए। पहले की तरह नहीं है कि 5 क्वेश्चन है तो हम 600 में शब्द में भी 500 में भी लिख रहे हैं। ठीक है। 6 चौके 24, 450 में भी आप लिखेंगे तो ये 25-2600 शब्द हो जाएगा, जो पर्याप्त है। ठीक है। इसलिए बीपीएससी थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है और लगभग एक मायने में हिसाब से आसान भी है। वो कैसे आसान है, ऑप्शनल का जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर पूरा कर लूँगा तो आपको एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा कि किस तरह ये बहुत आसान हो जाता है ऑप्शनल पकड़ना।
उमूमन लोग इतिहास को लेकर परेशान रहते हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग देख सकते हैं, प्योर लर्निंग सेंटर पे आप सर्च करिएगा तो वहाँ पर भी मैं हिस्ट्री को आपको मिल जाएगा ये डिस्कशन मेरा, ठीक है। तो इस तरह से अब जो है इसका नीतियों की जो बनाई गई थी उनकी क्या सीमाएं थी हम उसको देखते हैं। अकाल से निपटने के लिए जो भी बात किया गया था उसमें क्या सीमाएं हैं, ठीक है। तो जितने भी नीतियां आई हैं, जो भी कमीशन आए हैं, उसमें आप देखिएगा तो कथनी और करनी में बड़ी अंतर है। एक सिंपल सा इसका यही आलोचना है कि कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। क्योंकि जो कहा गया वो कभी धरातल पर आया नहीं, क्रियान्वयन नहीं हुआ, और एक चीज हमेशा जारी रहा, अकाल के समय निर्यात का कार्य यहां से हमेशा हमेशा के लिए होते रहा है। तो ये निर्यात आप नहीं रोकिएगा तो स्वाभाविक है कि कैसे ये सही हो पाएगा, संभव नहीं था। तो इस प्रकार से जो है इसका एक कमियां रहा कि ये औपनिवेशिक चरित्र को ओढ़े रहा, चाहे जो भी नीति आई उसमें उनका यही था उद्देश्य कि किस प्रकार से अपने हितों को पूर्ति करते रहे। ब्रिटिश हित पहले था, लोक कल्याण वेलफेयर ऑफ इंडिया बाद में था, इसलिए जो है इसकी आलोचना भाग आप इसी क्रम में कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर अब हमारा फुल्ली कंप्लीट होता है, चाहे जैसे क्वेश्चन आए इसी के इर्द गिर्द आएगा। पृष्ठभूमि, कारण और आयोग, जो इस पे एक दो आयोग है उसका वर्णन कर देना है आपको, और इसकी उसके बाद सीमाएं कर देना है, ठीक है। आयोग के बाद आपको एक सीमाएं, वही थोड़ा सा औपनिवेशिक मानसिकता को लिए हुए, इतने में आपको इस क्वेश्चन को बांध देना है। ये इतना में आपका क्वेश्चन बंध गया, ठीक। अब आपका 600 नहीं 800 शब्द में लिखने के लिए आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कंसाइज फॉर्म में मैं बताया हूं थोड़ा थोड़ा सबका वर्णन करते हुए, यूपीएससी के लिए 250 शब्दों में जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं उसको, और बीपीएससी के लिए थोड़ा सा इसको बढ़ाकर इसको 450 में कर देना है। हाईएस्ट ध्यान रखिएगा 400 में हो जाए या 450 से ऊपर ना जाए, नहीं अगला क्वेश्चन छूट जाएगा लास्ट वाला या कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ब्रिटिश शिक्षा नीति। ब्रिटिश शिक्षा नीति, ब्रिटिश शिक्षा नीति, ठीक। अब इसको देखा जाए, यहां भी एक फार्मूलेशन हम करेंगे, फार्मूला लेकर आए हैं। हमारा काम है आपको एकदम फार्मूला दे देना, आपका काम है इसको रट लेना, उसके अलावा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें ब्रिटिश शिक्षा नीति में जो है वो देखते हैं कि इसका सबसे पहले उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश ने शिक्षा नीति क्यों लाई। ये भी बड़ी बात है ना कि भाई अगर से एक कहते ना डाइन है, अगर अपना स्वभाव एकाएक बदल लेती है तो लोगों को शंका हो जाता है कि अरे बाप रे बाप ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि ये इसका रूप ऐसा और आ गया। उसी प्रकार से ब्रिटिशों ने शिक्षा नीति लेकर आया, भारत में शोषण करना उनका प्रथम उद्देश्य था, फिर भी आप शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, आखिर क्या बात है कि सीआर अपना रंग बदल लिया है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम इसी दृष्टिकोण से देखेंगे, मतलब कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ही देखना है इनकी नीतियों को। आपको ध्यान रहे कि इनका औपनिवेशिक हित फर्स्ट, कॉलोनियल इंटरेस्ट इज फर्स्ट एंड वेलफेयर इज नथिंग या सेकेंडरी, ठीक। वेलफेयर का जो कार्य था, जो कल्याणकारी कार्य था, वो नहीं के बराबर था या तो था तो थोड़ा सेकेंडरी था, ठीक है। और कॉलोनियल इंटरेस्ट इनका औपनिवेशिक हित प्रथम स्थान पर था। ये इसी को आपको ध्यान में देखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, फिर इसका विकास क्या था। यहाँ पर हम देखेंगे विकास, विकास गायब हो गया, ठीक। अभी क्या है, देश से विकास गायब चल रहा है।
इसी में हम देखेंगे आंग्ल प्राच्य विवाद। आंग्ल प्राच्य विवाद, यहीं पर हम देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस नीतियों का क्या करेंगे, एक मूल्यांकन भी कर लेंगे। यहां पर मूल्यांकन में क्या देखेंगे, दो प्रकार से, एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, एक इसका निगेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। इसका सकारात्मक पहलू क्या था और इसका नकारात्मक पहलू क्या था, इस सबको हम देखकर, अब अगर ये आपको दिख भी रहा होगा, ये जो फार्मूला है अगर इतना आप बना लीजिए तो मुझे लगता है कि अगर आप पीटी भी पढ़े होंगे उसी से लिख ले जाएंगे। समस्या इतना ही है मेंस में कि बच्चे क्या है, कहाँ से शुरू करें और कहाँ अंत करें, इस समझ ही नहीं पाते हैं। और जो पुराने ज़माने के टीचर हैं जो बुढ़ा गए हैं एकदम से, वो वही 600-800 शब्दों में रटे रटाए पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वहाँ सभी एक समस्या है, क्योंकि क्या है, ट्रेंड बदल चुका है, कंसाइज फॉर्म में और सटीक आंसर देने का दौर आ गया है। कंपटीशन पहले की तुलना में बहुत बढ़ गया है, हर जगह ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग उपलब्ध है, हर जगह सब कुछ है। इसलिए बेस्ट करिए, दूसरे को गर्दन काट कंपटीशन में अपने आप को कैसे बनाए रखना है, ये इसको देखना जरूरी है। तो इसलिए मैं शुरुआत कहाँ से करना है और अंत कहाँ से करना है, यही बच्चों को इतिहास में एक प्रॉब्लम है। मैं हर क्वेश्चन में, अपने हर चैप्टर में ये आपको देता हूँ। अगर ये आपका हो गया तो समझ लीजिए कि आपकी यहाँ से 60% लड़ाई खत्म, 60% आप जीत गए। 40% कंटेंट का मामला है, वो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो विकास क्रम कहीं अगर देखना है, मैंने आपको बार बार कहा कि उद्देश्य क्या हो सकता है, औपनिवेशिक है। अगर औपनिवेशिक उद्देश्य भी लिख लीजिएगा अगर 10 लाइन तो आपका सटीक हो गया। विकास आप जानते होंगे, चार्ल्स वुड से लेके हंटर कमीशन से लेके 1813 के चार्टर एक्ट से लेके सब कुछ आप जानते होंगे, यहाँ पर उसको फिट कर देना है। मूल्यांकन में आप जानते हो, मैकाले का स्टेटमेंट आप जानते ही होंगे कि रंग रूप से भारतीय और स्वभाव से कार्य से हमको अंग्रेज चाहिए, तो वो भी लिख देंगे अगर, तो यहाँ पर अंग्रेजों के पॉइंट से, और हम दिखा देंगे कि यहाँ पर उनका अपना हित पूरा करना उद्देश्य था। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मूल्यांकन हो जाएगा, इसमें कुछ बचता नहीं है। लेकिन ये मेरे बड़े तपस्या का, मेहनत का एक प्रतिफल है कि हम इसको फार्मूला में लेकर आ गए हैं। ऐसा आपको करने में कठिनाई होगी मैं जानता हूँ, लेकिन इसीलिए आपको रेडीमेड परोसा जा रहा है। आप रेडीमेड चीज़ लीजिए और उसको पचा ले जाइए, घोट जाइए, यही आपका काम है, ठीक है। तो इस पर हम देखते हैं कि उद्देश्य क्या था। देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में जो शिक्षा का प्रारंभ हुआ वो 3 माध्यम मुख्य रूप से हुआ, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा और प्रगतिशील भारतीय तत्वों के द्वारा। किसके किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश शासन के द्वारा, ठीक। दूसरा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा। तीसरा, प्रोग्रेसिव इंडियन एलिमेंट्स, प्रगतिशील भारतीयों के द्वारा। जो पढ़े लिखे जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, हेनरी बिबी अंडरेजियो इत्यादि जो लोग हैं, इनके द्वारा भी इसमें कार्य किया गया। तो ब्रिटिश में शिक्षा का विकास यहाँ से हुआ, लेकिन ब्रिटिशों के द्वारा जो किया गया उनका उद्देश्य यही था कि अगर हम भारत में ही एक ऐसे वर्ग की प्रोड्यूस कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं जो हमारे निचले स्तर के कार्यों में मदद करे, जैसे क्लर्कियल जो कंपनी में या प्रशासनिक